Hello everyone, I am Chandrakant Sharma, PGT Physical Education from RPM Public School, Hathras. Today we are going to discuss about the element of yoga. Element of yoga. There are 8 elements of yoga. There are 8 elements of yoga. Elements of yoga. Elements of yoga. What are the elements of yoga? There are 8 elements of yoga. There are 8 elements of yoga. First of all, देखिए बेटा, first of all, yama. Yam, first element of yoga. Yam is also 5 parts. Satta, hinsa, aste, brahmacharya and aparigraha. हेलो दीदी, नमस्ते दीदी। मेरी क्लास चल रही है, आप जियो वाले पर बात कर लो। जियो छोटे वाले पे। सत्य, अरे 70 वाला। अहिंसा, दूसरे वाले पे कर लो। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सत्य। सत्य इट मीन्स जानते हैं आप, ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू योग ए योगी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दैट्स वाई सत्य इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। सत्य इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो बेटा वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्लियर और नॉट? यस। इसके आगे अगर हम बात करें, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। ठीक है। और नॉन वायलेंस आप जानते ही, अहिंसा के द्वारा इस दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ऐसे परिवर्तन हुए जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, इंडिया को अगर आजादी मिली है तो उसके पीछे नॉन वायलेंस का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा, गांधी जी के जो दो हथियार थे, उनमें एक सत्य था, दूसरा नॉन वायलेंस था। तो वो उन्होंने कहां से लिए? वो उन्होंने योग से ही लिए, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं, वो गांधी जी ने अपने जीवन में इन दोनों को अपनाया, इन दोनों को लिया, और इसके द्वारा ही उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि भाई परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समस्या कितनी भी विकराल हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर हम सत्य पर अड़िग हैं और अहिंसा के मार्ग से भी हम बड़े से बड़े आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लाखों लोगों की भीड़ चलती थी स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन वो वायलेंस नहीं करते थे, क्योंकि उनको पहले से ही ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि भाई आपको हिंसा नहीं करनी, आपको जो अपना आंदोलन करना है वो अहिंसक करना है, जैसे जिसमें कि हिंसा ना हो। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये अब दोनों आपको क्लियर हो गए। सत्य, ट्रुथ यानी कि नॉन वायलेंस। ठीक है, ट्रुथ सत्य हो गया, अहिंसा नॉन वायलेंस हो गया। अब बात करते हैं अस्तेय। अस्तेय इट मीन्स होता है बेटा ऑनेस्टी।
है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो होता है वो अस्तेय होता है, यानी ईमानदारी से। हम कोई भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, बेईमानी के साथ नहीं। अगर हमने देखा बहुत सारे लोग बहुत बेईमानी करते हैं, इधर उधर से ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा पैसा बहुत ज्यादा दिन तक कहीं टिकता नहीं है, ठीक है। हमेशा और हमेशा अपनी जो ईमानदारी से वर्क किया हुआ होता है वो ही टिकता है। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में भी और भी सभी जगह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम भी ईमानदारी के साथ नहीं करते और उनका एक ना एक दिन वो पकड़े जाते हैं और वो खत्म हो जाता है सब, ठीक है। तो ये बेटा ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है। नेक्स्ट है अपरिग्रह, नॉन ऑनेस्टी। नॉन स्टील है, नॉन स्टील यानी कि जरूरत से ज्यादा हमें संग्रह ना करना। कई बार क्या होता है, हम ये ला वो सबको अपना इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा, हमारा पेट ही नहीं भरता है, हमारा मन नहीं मानता है, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, हमें परिग्रह यानी कि वहां ईमानदारी के साथ हमें वर्क करना चाहिए अस्तेय में, ये इधर हमें नॉन स्टील चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है बेटा एब्सेंस ऑफ लस्ट यानी ब्रह्मचर्य। यस, एब्सेंस ऑफ लस्ट। एक्चुअल में क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ह्यूमन लाइफ स्पैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। कितने? 4 पार्ट्स में मानव का जो जीवन था उसको डिवाइड किया जाता था। और ब्रह्मचर्य इज द फर्स्ट आश्रम ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन। देखिए, ह्यूमन लाइफ स्पैन डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम्स। फर्स्ट आश्रम ब्रह्मचर्य, सेकंड गृहस्थ, थर्ड वानप्रस्थ एंड फोर्थ संन्यास, ठीक है। ये 4 आश्रम बेटा हिंदू मान्यता के अनुसार हुआ करते थे और ब्रह्मचर्य उन आश्रमों में पहला आश्रम। इसमें क्या करता है, कोई भी जो योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, एंशिएंट टाइम में इंडिया में सब लोग ऐसा ही करते थे कि 25 ईयर्स, हर आश्रम जो वो 25 ईयर्स में डिवाइड किया गया है। और मनुष्य की आयु जो है वो 100 ईयर मानी गई है। कितनी? 100 ईयर, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब कुछ तो 50 में ही, कुछ तो 12-13 साल में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ 20 में, कुछ 25 में। ये बेटा एक अलग अपवाद है। बाकी उस समय जिस समय ये योग वगैरह की रचना की गई थी, ये पतंजलि जी ने ये लिखा, उस समय मनुष्य की जो आयु थी वो एवरेज आयु वो 100 ईयर के आसपास थी। तो 25 ईयर का हर आश्रम बनाया गया। भाई 25 ईयर आप पढ़ने में और अपना ये धनुर्विद्या और ये आजीविका हेतु जो भी हमें मतलब हमारे जीविकोपार्जन के लिए, जैसे कि आजकल आप कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ डॉक्टरी करते हैं, कुछ सीए बनते हैं, कुछ और बनते हैं, वैसे ही उस जमाने में भी अलग अलग कोर्सेज हुआ करते थे और व्यक्ति अपनी आजीविका हेतु अलग अलग काम करता था। तो वो बेटा ब्रह्मचर्य जो आश्रम था इनका वो 25 ईयर्स तक रहता था, ठीक है। एंड आफ्टर इसमें क्या करता था, वो किसी भी नारी वगैरह के संपर्क में नहीं जाते थे। उनकी शादी भी आफ्टर दैट ही होती थी, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती, ठीक है। अभी आप लोगों के दिमाग में एक बात और भी जा रही होगी कि जी हमसे अगर हम बुजुर्ग लोगों से पूछें तो उनकी शादी तो बहुत जल्दी हो जाती थी। हाँ, ये भी है। जैसे ही इंडिया में ये मुगल वगैरह का शासन आया तो लड़कियों की भी और लड़कों की भी लड़कियों को भी की भी शादी बहुत जल्दी से इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि ये मुगल वगैरह जो होते थे, ये अगर किसी की सुंदर लड़की देख लें, सुंदर स्त्री को देख लें तो उसे अपने महल में बुलवा लिया करते। इसीलिए पर्दा प्रथा भी चला, तो क्योंकि ये कम से कम देखे नहीं। अदरवाइज तो आप महाभारत काल और रामायण काल में देखेंगे कि वहां महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन ये करते हैं, है ना, अब करते हैं। तो इसलिए अब आज से 100, 200, 500 साल पहले छोटी छोटी एज में शादियां हो जाया करती थी, ठीक है। तो ये बेटा ब्रह्मचर्य होता है 25 ईयर्स तक। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि जम सत्य यानी ट्रुथ,
है, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक। सेकंड नॉन वायलेंस, वी शुड फॉलो द वे ऑफ नॉन वायलेंस। हमें अहिंसक रास्ता ही अपनाना चाहिए। ठीक है। वी शुड स्टिल ऑन ऑनेस्टी, हमें ऑनेस्टी पे ही बने रहना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। अपरिग्रह, नॉन स्टिल, अपरिग्रह। ठीक है, हमें नहीं। और नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लस्ट, यानी कि हमें अपनी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें 25 ईयर्स तक। तो ये सारे के सारे लक्षण एक योगी में होते हैं, ये सारे के सारे करने चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है इसका, यम। सेकंड स्टेप है बेटा नियम। सेकंड स्टेप क्या है? नियम। ये नियम क्या है? दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सेल्फ प्योरिफिकेशन। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, स्वयं का ऑब्जर्वेशन है, स्वयं ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन, हमारा जो डिसिप्लिन है उसका सेल्फ प्योरिफिकेशन, स्वयं उसको हम प्योरीफाई करें, शुद्ध करें, अंतःकरण को अपने को शुद्ध करें, जागृत करें। इन अदर वर्ड, दीज आर प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल हेल्थी। ये व्यक्तिगत को यानी व्यक्ति विशेष को हेल्दी रखने के सिद्धांत हैं, स्वस्थ रखने के सिद्धांत हैं। और ये नियम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नियम होता है शौच, दूसरा होता है संतोष, तीसरा होता है तप, फोर्थ होता है स्वाध्याय, एंड फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ है ईश्वर प्राणी होना। ईश्वर प्राणी धर्म। ठीक है। इसके भी 5 पार्ट्स हैं। देखिए, यम के 5 पार्ट्स थे, आपने देखा, नियम के 5 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं। यम के हमने एक्सप्लेन कर दिए कि भाई ये होता क्या है। अब हम नियम की बात करते हैं बेटा। नियम, शौच इज रिलेटेड टू प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, शौच। ठीक है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग आज भी आपने देखे होंगे, अगर वो कहीं शाम वाम को या सुबह को कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं शौच जा रहा हूं। उस शौच का मतलब होता है कि वो फ्रेश होने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो शौच है उसका मतलब पूरा इंटरनली प्योरिफिकेशन से, बॉडी एंड माइंड, हमारा शरीर और माइंड दोनों का प्योरिफिकेशन से। तो वी शुड ऑलवेज प्योरीफाई अवर बॉडी एंड माइंड। ठीक है। अपने शरीर की गंदगी वगैरह, बहुत सारे बच्चे देखे कई दिन अपना नहाते नहीं है, ये नहीं करते, नेल्स नहीं कट करते हैं, हेयर नहीं कट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे शरीर को प्योरीफाई करती हैं। हम लोग नहीं करते हैं, उनको स्वच्छ नहीं रखते हैं हम लोग हैं। क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मिले तो ये सारी की सारी चीजें फिर होती हैं। हम मेडिटेशन नहीं करते जिससे कि हमारा माइंड प्योरीफाई हो, है, हमारा माइंड बिल्कुल इधर उधर के विचार हमारे माइंड में ना आए। एक बात, हाँ, हमारे विद्यालय के जो ऑनर हैं, हमारे संरक्षक हैं, वो भी एक बात कहते हैं कि बेटा जब तक हम अपने जो विचार इधर उधर हमारे भाग रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो जो भाग रहे हैं, जब तक हम उनको नियंत्रित नहीं करते, उनकी काट छांट नहीं करते, तब तक हम एक सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही हमारी बॉडी का है, हमारी बॉडी के जो हमारी सोच है यानी कि हमारे जो प्योरिफिकेशन है, हमारी सारी मतलब ओवर एट ऑल पूरी शरीर की गंदगी को साफ करें, अपने शरीर की और माइंड की, तो वो बेटा शौच बन जाएगी। ठीक है, शौच। सेकंड है संतोष।
संतोष। अब आप कहेंगे साहब ये संतोष क्या होता है? है ना, ये संतोष क्या होता है? ये संतोष है संतोष। ये संतोष है बेटा, अगर हम इसको बात करें तो इसको अगर हम ये भी कह सकते हैं, संतोष। संतोष को हम कह सकते हैं प्रॉपर डाइट, या कैसे कह सकते हैं हम प्रॉपर डाइट? इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमें प्रॉपर डाइट ही चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हम लोग ना खाएं। कई बार क्या होता है, हमें सब्र ही नहीं होता है, हमें संतोष ही नहीं होता। अरे ये खा लिया, अरे मन कर रहा है इसको खा लिया, ये नहीं उसको खा लिया। तो एक जो योगी होता है उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक। तो वो उसको है, ये तो है डाइट के बारे में। बाकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ भी नहीं, सेटिस्फेक्शन ही होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। जितना है उतने में संतोष करना सीखे। जो दे दिया है उसी में, ठीक है भाई, इतना मिल रहा है वो बढ़िया है, आगे मिलेगा उसको और करेंगे, ठीक है। जितना मिल रहा है उसको करना सीखे, ठीक, वो संतोष है। तब से मतलब है, तब से मतलब है बेटा कि तपस्या करना। तब से मतलब तपस्या करना है। स्लीप है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते रहें, इसका मतलब है तब का कि हम अपने शरीर को इस तरह से तपा लें, उसको कुंदन बना लें, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये तपस्या कर रहे हैं, क्या है, वो अपना शरीर को कष्ट देते हैं, ठीक है, भूखे प्यासे एक पूरे दिन में एक बार ही खाना खाएंगे। और भी बहुत सारे कुछ लोग आपने देखा होगा खाना खाते ही नहीं है, फलों से ही रहते हैं। कुछ ने देखा होगा दूध से ही रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग है, वो उनके अलग अलग फंडे होते हैं कि भाई हम अपने शरीर को इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैं ये देखता हूँ, ये लड़कियां भी खासतौर से देखा होगा कि महिलाएं आजकल ये फास्ट है, कल वो फास्ट है, परसों वो फास्ट है, ये फास्ट। लेकिन उस फास्ट में मालूम है क्या है, जितनी हमें रूटीन में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा कैलोरीज हम उस फास्ट वाले दिन में ले लेते हैं। तो आप तपस्या क्या कर रहे हैं, आप तो अपना स्वाद कर रहे हैं। कैसे? आपने देखा सुबह चाय पी ली, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर पूजा कर ली, उसके बाद फिर दही और आलू खा लिए, फिर आलू का हलवा बना लिया, फिर कोई मिठाई मंगा ली, कुछ फ्रूट ले लिए। ये मतलब टोटल मिला के जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है हमारे शरीर को, उससे कहीं ज्यादा हम लोग ले रहे हैं। तो वो तपस्या कहाँ हुई, वो व्रत कहाँ हुआ? वो व्रत नहीं है ना, है। तो एक बेटा ये स्वाध्याय, स्वाध्याय इट मीन्स सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन करना है, स्वयं अध्ययन करना, पुस्तकों का अध्ययन करना। बहुत सारी पुस्तक हैं जो जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, आज से 10 साल पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था, 15 साल पहले नहीं था, लेकिन अब ज्यादातर हो गया। हर बच्चा कोई भी पुस्तक मतलब जो बुक्स है उनको पढ़ना ही नहीं चाहता, वो केवल हर चीज गूगल पर सर्च मारने की कोशिश करता है। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गूगल बहुत अच्छी चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल से भी कहीं ज्यादा नॉलेज आपको एक पुस्तक पढ़ने में होती है, एक बुक पढ़ने में होती है। वहां आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो जाती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपको एक हैबिट बनती है पढ़ने की। गूगल पे क्या है, जरा सी देर में गए, थोड़ी सी देर 5-7 मिनट देखा, बंद कर दिया। नहीं, वहां आपको घंटों घंटों लगाएंगे। तो वहां आपको एक तो बैठने की आदत बनेगी कि भाई हम बैठ सकते हैं या नहीं, ठीक है, एक वो आदत बनेगी। तो ये बेटा हमें जरूर करना चाहिए, एक योगी के लिए करना चाहिए, यानी कि स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन करना चाहिए, है ना, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। तो ये होता है स्वाध्याय। एक है ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर प्राणी ध्यान, रूटीन वर्क, है ना, जो हमारे रूटीन वर्क है, इसको हम ये भी कह देते हैं जो हमारे रूटीन वर्क है, डेली के वर्क है, उनको करना है।
और वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, अरे जैसे चाहो वैसे करिए। होगा अच्छा ही होगा, गलत हो रहा है ठीक है साहब, अदरवाइज तो जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ये ईश्वर प्राणी दान है, ठीक है। तो ये अब दो चीजें हो गई आपकी, एक यम हो गया, दूसरा नियम हो गया, ठीक है। एक यम दूसरा नियम, और थर्ड है बेटा आसन। थर्ड क्या है? आसन। इस आसन क्या होता है ये देखिए, ये आसन, ये दीज आर द स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज। क्या है? ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती हैं परफॉर्म टू इंप्रूव द होल बॉडी फिटनेस। परफॉर्म द इंप्रूव द होल बॉडी फिटनेस, ये हमारी संपूर्ण बॉडी की फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए किए जाते हैं। और इनके द्वारा विद द हेल्प ऑफ आसन्स वी कैन इंक्रीज अवर एफिशिएंसी, वी कैन improve our body posture, we can remove some chronic diseases, we can remove postural deformities, है ना, with the help of आसन्स। आसन्स की सहायता से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। योग में आसन्स का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस है। आसन इज द थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग एलिमेंट ऑफ योगा को अष्टांग योग भी बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ योगा। और अष्टांग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 स्टेप्स हैं। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेप्स, ठीक है। इसमें 8 स्टेप्स हैं, इसलिए इन्हें अष्टांग योग भी बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है? अष्टांग योग बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब हम आसन की बात कर रहे हैं। मैंने बताया आसन इज द थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग योग, तीसरा स्टेप है। और इसको करते क्यों है? ये है होता क्या है? दीज आर द स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज। ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती हैं परफॉर्म टू इंप्रूव द बॉडी, इंप्रूव द होल बॉडी फिटनेस, जिसको भी हम पूरी बॉडी फिटनेस के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें बेटा कि भाई ये आसन, हाउ मेनी टाइप ऑफ आसन्स, कितनी तरह के होते हैं? ये 3 तरह के आसन होते हैं बेटा। कौन कौन से आसन होते हैं? अब ये वाली बात आपको बताई जा रही है कि भाई आसन होते कौन कौन से। एक होते हैं कल्चरल आसन, एक होते हैं बेटा मेडिटेटिव, है ना, एक होते हैं बेटा थेरेपेटिक। थेरेपेटिक आसन, थेरेपेटिक आसन यानी कल्चरल आसन, मेडिटेटिव आसन, थेरेपेटिक आसन। ये कल्चरल आसन किसके लिए होते हैं? ये कल्चरल जो आसन होता है बेटा, ये होते हैं हमारी बॉडी फिटनेस के लिए। कल्चरल आसन किसके लिए होते हैं? बॉडी फिटनेस। किसके? बॉडी फिटनेस। ये मेडिटेटिव आसन किसके होते हैं? फॉर इंप्रूविंग मेंटल एबिलिटी। क्या? मेंटल एबिलिटी, ठीक है। थेरेपेटिक आसन किसके लिए होते हैं? ये होते हैं फॉर क्योरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, क्योरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए थेरेपेटिक आसन होते हैं, है ना। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ आसन? देखिए 2 चीजें हो। एक तो आसन क्या है? आसन इज ए स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है which performed, है ना, which performed the improve, which perform the improve, perform to improve the whole body fitness, ठीक है। एक चीज इसलिए बेटा आसन हमारी ओवरऑल बॉडी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए होता है ना। और क्या होता है? स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है, ठीक। हाउ मेनी टाइप ऑफ आसन्स? देयर आर 3 टाइप ऑफ आसन्स, कल्चरल आसन्स, मेडिटेटिव आसन्स एंड थेरेपेटिक आसन्स। यहां तक क्लियर हो गया?
अब एक चीज और रह गई बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये जो आसन्स हैं, ये जो आसन्स हैं ये कितनी तरह से किए जाते हैं? कोई बताएगा मुझे? ठीक, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए आसन्स बेटा 4, यानी कि हम लोग मतलब 4 तरह से आसन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कैसे? देखिए मैं यहां बता दे रहा हूं। हाँ? 4 टाइप से आसन्स को परफॉर्म किया जा सकता है। और वो है बेटा, या तो देखिए सिटिंग आसन, सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन, ठीक है, और इन्वर्टेड पोजीशन। ये 4 ही पोजीशन में आसन परफॉर्म किए जाते हैं। अगर इसके अलावा और कोई पोजीशन परफॉर्म किए जाते हैं तो बताइए, नहीं ना? तो ये बेटा 4 पोजीशन में ये हमारे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब आपको 3 स्टेप इसके क्लियर हो गए। कौन कौन से? एक हो गया यम, दूसरा हो गया नियम, और तीसरा हो गया आसन। क्लियर हो गया? हो गया ना? इस वीडियो में यहीं तक आपको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसके आगे इंट्रोडक्शन ऑफ आसन्स और इनके बारे में हम लोग, अभी तो खैर इसी के 5 स्टेप बचे हुए हैं अष्टांग के, उन पर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आसन्स वगैरह ये भी मैं आपको करूंगा। लेकिन मेरा एक आपसे आग्रह है कि आप पूरी वीडियो देखें, और जो भी क्वेरी निकल के आ रही है वो मेरे को आप इंटरेक्शन क्लास में मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आई शैल स्टॉप हियर।